ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। विधानसभा चुनाव मतगणना परिणामों की ताजा स्थिति इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल में सभी 292 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 209 सीटें जीत ली हैं और 4 पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 76 सीटों पर जीत हासिल की है और 1 पर आगे चल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीट जीती है और 1 सीट राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी को मिली है। असम में भी सभी 126 सीटों के रुझान मिल गए हैं। भाजपा ने 60 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 29, असम गण परिषद ने 9, एआईयूडीएफ ने 16, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने 6, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 4, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीती है। 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली है। तमिलनाडु में भी सभी 234 सीटों के रुझान उपलब्ध हैं। डीएमके ने 109 सीटों पर जीत हासिल की है और 23 पर आगे चल रही है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने 58 सीटों पर जीत हासिल की है और 9 पर आगे है। कांग्रेस को 13 सीटें मिली है और वो 5 पर आगे है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2-2 सीटें जीती हैं। वीसीके और पीएमके को 4 सीटें मिली हैं। पीएमके 1 सीट पर आगे भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं और 1 पर बढ़त बनाए हुए है। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम मिल गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 62, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 17 और कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत हासिल की है। आईयूएमएल को 15 सीटें मिली हैं। केरल कांग्रेस एम ने 5, जनता दल सेकुलर, केरल कांग्रेस और एनसीपी ने 2-2 सीटें जीती हैं। कांग्रेस सेकुलर, केरल कांग्रेस जैकब, इंडियन नेशनल लीग, केरल कांग्रेस बी, एलजेडी, एनएससी और आरएमपीआई ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। निर्दलीय उम्मीदवारों को 6 सीटें मिली हैं। पुडुचेरी में भी सभी 30 सीटों के परिणाम मिल चुके हैं। एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें और भाजपा ने 6 सीटें, डीएमके ने 6 सीट, कांग्रेस ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती आज दूसरे दिन भी चल रही है। मतगणना रात भर जारी रही। परिणाम आज दोपहर तक घोषित हो जाने की आशा है। वोटों की गिनती 829 केंद्रों पर चल रही है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि ग्राम पंचायत के 1,12,358 सदस्यों, 16,510 ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत के 35,812 सदस्यों का अब तक चुनाव हो चुका है। ग्राम पंचायत वार्डों की 7,32,000 सीटों, ग्राम पंचायतों की 58,000 से अधिक सीटों, क्षेत्र पंचायतों में 75,852 और जिला पंचायतों में 3,350 सीटों के लिए उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए। 3 लाख से अधिक उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मतगणना केंद्रों पर कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। इस्पात उद्योग, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों, उद्योगों, बिजली संयंत्र जैसे उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। सरकार द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनाई जा रही है जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही है। इनमें से शहरों के निकट इकाइयों की पहचान की गई है जिनके पास अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए जा सकें ताकि बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। प्रायोगिक आधार पर ऐसे 5 केंद्र शुरू किए गए हैं। यह प्रक्रिया संयंत्र चला रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी उद्योगों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के समन्वय से संपन्न की जा
जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार जल्द ही ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब 10,000 बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड-19 वायरस के खिलाफ देश के संघर्ष को मजबूती देने के लिए रेल मंत्रालय ने देश भर में लगभग 64,000 बिस्तरों के साथ तकरीबन 4,000 आइसोलेशन कोच स्थापित किए गए। राज्यों की मांग पर फिलहाल 213 कोच विभिन्न राज्यों को दे दिए गए हैं। इनमें लगभग 3,400 बिस्तर लगे हैं। ये कोच दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। नागालैंड से भी कोच की मांग आई है और रेल मंत्रालय तेजी से इनकी आपूर्ति करने के लिए दीमापुर में 10 कोच लगा रहा है। रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद जैसे शहरों में 50 कोच स्थापित किए हैं। जिला प्रशासन की मांग के अनुरूप नंदुरबार से आइसोलेशन कोच पालघर भेजे जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल को कोविड उपचार के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे। इन सभी सिलेंडर की क्षमता 7,000 लीटर है। ये सिलेंडर डीआरडीओ के विशेष अभियान के तहत अस्पताल को दिए गए हैं। इस अभियान में तत्काल आवश्यकता वाले अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। इस बीच ऑक्सीजन से भरे 5 टैंकरों वाले ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओडिशा के अंतुल से तेलंगाना पहुंच गई हैं। राज्य में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। दूसरी रेलगाड़ी इस महीने बाद में पहुंचेगी। ओडिशा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण 14 दिन के राज्यव्यापी लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन बुधवार से लागू होगा। राज्य के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र मोहपात्रा ने संवाददाताओं को बताया कि लॉकडाउन 19 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सप्ताहांत प्रतिबंध भी पहले की तरह जारी रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कोविड के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 9 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सिरसा में संवाददाताओं से बात करते हुए कल ये घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच 2004 से ही मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से उच्च स्तरीय आदान प्रदान होता रहा है। ये शिखर बैठक बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का अवसर साबित होगी। दोनों नेता कोविड से निपटने के वैश्विक प्रयासों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान व्यापक कार्य योजना 2030 का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे 5 प्रमुख क्षेत्रों में अगले दशक के दौरान दोनों देशों के संबंधों को और विस्तार देने का रास्ता खुलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज से 4 दिन की लंदन यात्रा पर जाएंगे। भारत को इस बैठक में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 उसके सदस्य देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। बैठक में कोरोना वायरस महामारी से निपटने तथा विश्व के सामने खड़ी अन्य चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए राज्य में दोबारा सरकार बनाने जा रहा है। राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 46 सीटें मिली हैं, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद को 9 और यूपीटीएल को 6 सीटें मिली हैं। एनडीए कुछ और सीटों पर भी बढ़त बनाए हुए है। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सर्बानंद सोनोवाल ने 40,000 से अधिक वोटों से माजुली सीट पर जीत हासिल की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत कुमार दास, वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, चंद्रमोहन पटवारी, रणजीत दत्ता, परमिल्य शुक्ल वैद्य, नवा डोले और विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी भी चुनाव जीत गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।